हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छा होंगे, उम्मीद करता हूं। ऊर्जा के साथ आप लोग 18 जनवरी के लिए लगे होंगे। तो आइए 18 जनवरी के दृष्टिकोण से हम आज प्रैक्टिस सेट 36 का हम अध्ययन करने वाले हैं, और जिसमें जो मुख्य बिंदु होगा शारीरिक शिक्षा का इतिहास, स्पोर्ट हिस्ट्री, यानी वर्ल्ड के जितने भी स्पोर्ट की हिस्ट्री है उसका अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, एथेंस, रोम, जर्मनी, स्वीडन, भारत, ब्रिटेन के साथ जितने भी विश्व के खेलों का इतिहास है, मैं खेलों के इतिहास पे आज चर्चा करने वाला हूं, और बहुत ही सरलता के साथ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके बाद मुझे विश्वास है कि आपको और कोई वीडियो या और कहीं अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस तरह से कलेक्शन किया है ताकि कहीं से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो आइए, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मैं चाहूंगा कि सब्सक्राइब और एक लाइक्स तो बनता है। आइए, समय न गंवाते हुए सबसे पहला जो प्रश्न है, लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार, यानी जो विश्व स्तर पे एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट, यानी वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार कौन सा है? तो लोरियंस। तो और इसमें एक लोरियंस की प्रतिमा दी जाती है। उस प्रतिमा को किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? तो इसी का हमने एक प्रश्न संग्रह किया है। तो यह कार्टियर जो है एक कंपनी है, वही इस प्रतिमा को बनाती है, और वर्ल्ड लेवल की बहुत बड़ी कंपनी है, घड़ी भी बनाती है, बहुत अच्छे अच्छे सामान बनाती है। तो वर्ष भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 1999, इसका श्रेय किसको जाता है? अमेरिका के जो डाइमलर, रिचमोंड, और यह यूएसए में पहली बार मोंटी कार्लो नामक जगह, जिसको मोनेका बोलते हैं, 25 मई 2000 को हुआ था इस पुरस्कार का। यानी 1999 में यह पुरस्कार की स्थापना होती है, 2000 से इसको प्रदान किया जाता है, और इसको कंपनी बनाती है, कार्टियर कंपनी बनाती है। आइए चलते हैं। आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसको FISU के भी शॉर्ट नेम से जानते हैं, की स्थापना कब की गई? तो वो 1949 में, ऑप्शन सी सही है, 1949 में। और यह संस्था विश्व स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर के खेलों जैसे यूनिवर्सिएट का संचालन करती है। यानी वर्ल्ड की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो हम खेलों का संचालन करते हैं, इसी को कहते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। तो बात करते हैं और आगे इससे संबंधित कुछ बातें। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना हमने बताया कि 1949 में हुई, और मुख्यालय जो है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। इसे विश्व के खेल की राजधानी कहा जाता है। जो लॉजेन स्विट्जरलैंड है, विश्व खेल की राजधानी किसको कहा जाता है? तो लॉजेन स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। इसलिए हमने आपको बताया कि इस तरह से भी प्रश्नों का संग्रह आपके सामने आए तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना पाना थोड़ा सा कठिन है, समय लगता है। यहाँ FISU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय आपने देख ही लिया कहाँ है, और यहाँ पे कहाँ स्थित है, ऑप्शन में बना दिया। तो ऑप्शन आपका है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। उत्तर आपका भी सही है। लॉजेन को विश्व खेल की राजधानी कहा जाता है। यह मुख्यालय यहाँ पे स्थित है, FISU का मुख्यालय यहीं पे स्थित है, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे देखिए प्रमुख प्रतियोगिताएं, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो दो प्रतियोगिता होती है, एक ग्रीष्मकालीन यूनिवर्सिटी और एक शीतकालीन यूनिवर्सिएट, और इसमें आयोजन हर 2 साल में होता है। आदर्श वाक्य जो एक्सीलेंस इन माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर में उत्कृष्टता, मन और शरीर में उत्कृष्टता। और प्रकृति है क्या? यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी खेल संगठन है जो विश्वविद्यालय स्तर पे खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो आइए हम इससे संबंधित थोड़ी सी और दूसरी बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हालांकि इसके पहले हमारा एक राष्ट्रमंडल पे वीडियो आया, बहुत शानदार वीडियो है,
हम चाहेंगे तो आप चाहे देखें। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 35 का है। राष्ट्रमंडल पे, स्पेशल राष्ट्रमंडल पे सारे कलेक्शन हमने बनाया है, बहुत अच्छा बना है और आप उस पे जाकर के राष्ट्रमंडल से संबंधित सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका डेविस डिक्सन पुरस्कार राष्ट्रमंडल में सर्वश्रेष्ठ खेलों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है डेविस डिक्सन पुरस्कार। और डेविस डिक्सन जो पुरस्कार है सन 2000 राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। 2002 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है डेविस डिक्सन। भारत का कोई खिलाड़ी है तो भी मैं बात करता हूं। इससे पहले मैं बात कर लूं कि मेरा जो प्रैक्टिस सेट, जितना मैंने प्रैक्टिस सेट आज तक कराया है उन सभी का मेरे पास पीडीएफ भी है और आप चाहें तो आप अमेज़न पे या आप किसी बुक स्टॉल से भी आप डिमांड करके इस बुक को मंगा सकते हैं। अमेज़न पे है, प्लेटफॉर्म पे है और ये बहुत ही अच्छा बुक है। मैं आपको थोड़ा सा बुक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे पास था लेकिन कोई उठा ले गया और इसमें हम आपको दिखा दें, बड़े ही मतलब सारे चित्र से है, ये सारे कलर्ड में जो अच्छे पेज में आपको ये उपलब्ध है। ये सारे जितने भी प्रश्न है वो रेड कलर में आपका उत्तर है और सारे कलर्ड में है। आप चाहें तो इस बुक को आप अमेज़न से भी आप मंगा सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अगर आप गूगल लेंस पे डालते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको जरूरत है तो ये 9450850327 पे आप संपर्क करके आप 90 रुपया में, ये 3 है, ये दोनों का तो बुक मार्केट में है। ये अभी हम तीसरा जो लिख रहे हैं अभी ये हमारे पास इसका पीडीएफ है और आज का भी जो कलेक्शन है इसी में मिलेगा आपको। तो 90 रुपया हम चाहे तो मंगा सकते हैं या आप चाहे तो यह इस बुक को अमेज़न से मंगा सकते हैं। तो आइए हम, और आपको जीएस का बुक हम मुफ्त में दे देते हैं। इसमें जितने जीएस हमने पढ़ाया है तो ये 9450850327 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए समय न गंवाते हुए, क्योंकि समय की महत्ता को हम समझते हैं, वहां से आए हैं, हम समझते हैं वहां कितना समय का महत्व है। 2006 मैंने बात किया था, जो डेविस डिक्सन पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो भारत में क्या किसी खिलाड़ी को दिया गया? तो दिया गया 2006 मेलबोर्न भारत के समरेश जंग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? डेविस डिक्सन। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो निशानेबाजी पिस्टल के ये खिलाड़ी हैं। ये समरेश जंग, आप तस्वीर देख रहे हैं। ये 5 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य कुल 8 पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब आपने हासिल किया था। कब? 2006 मेलबोर्न राष्ट्रमंडल खेलों में। इसलिए इन्हें डेविस डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमने इसलिए बता दिया कि क्या भारत का कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसे डेविस डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपने देखा समरेश जंग, जो निशानेबाजी से हैं। यहां पे देखेंगे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1975 में ओलंपिक ऑर्डर की शुरुआत। ये सोने का एक चेन होता है जिसमें 5 ओलंपिक के जो छल्ले हैं, जो पांचों महाद्वीप का प्रतीक है, वो इसमें लगा होता है। और ये जो जैतून के जो पत्ते होते हैं उसी पत्ते की एक आकृति बनाई जाती है, इसी को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार कहा जाता है। 1975 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। मतलब ये परिभाषा किसका है? आता है, परिभाषा भी पूछेगा, ऐसा नहीं है कि परिभाषा नहीं पूछेगा। तो ऑप्शन बी है जेबी नैश का। ऑप्शन बी सही है, जेबी नैश का। नेक्स्ट चलते हैं कि किस पुरस्कार को खेलों का ऑस्कर अवार्ड के रूप में जाना जाता है? किस पुरस्कार को खेलों का ऑस्कर अवार्ड के रूप में जाना जाता है? तो जेम्स ई सुलेमान पुरस्कार 2 बार हो गया है, चलिए आप जानते ही हैं। किसने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक विकास
गामक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास में शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को बताए। किसने अपनी पुस्तक में इन सभी विकास को बताया? तो चार्ल्स ए बूशर। चार्ल्स ए बूशर सही उत्तर आपका है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ जाएं, टेलीग्राम का लिंक इसमें होगा, अमेजन बुक का भी लिंक होगा, बुक खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक से अगर आप मेरे से जुड़ जाएंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, तुरंत मैं डाल देता हूं, तो कोई सूचनाएं भी आपको मिल जाती हैं। तो चूंकि काफी दिन बाद वीडियो आ रहा है, सांसद खेल कूद स्पर्धा चल रहा था, उसी में बड़ी व्यस्तता थी। यहां बात करते हैं, किस काल में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजन था? देखिएगा, ये फंसाने का काम करता है। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा अगर आप गहराई से अध्ययन नहीं किए हैं तो फंस जाएंगे। मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजन किसका? तो आप देख सकते हैं होमर काल का। होमर काल, वही होमर जो कवि थे, इलियड और ओडिसी दो महाकाव्य लिखे जो रामायण और महाभारत के अनुसार इस ही ग्रंथ को माना जाता है। इलियड और ओडिसी ये अंधे मतलब आंख से अंधे थे, कवि थे। इन्होंने मतलब होमर काल में मैन ऑफ द एक्शन तथा मैन ऑफ द विजन था। क्या? सारी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य, इसलिए होमर का ऑप्शन ए आपका है, होमर काल। किस काल में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन? देखिएगा थोड़ा सा चेंज हो गया, मैन ऑफ एक्शन, विजन हटा दिया गया, मैन ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे स्पार्टा काल, आप जान सकते हैं स्पार्टा काल में 7 वर्ष के बाद जो भी बच्चा होता था वो प्रशासन अपने पास सैन्य शिक्षा के लिए ले जाती थी। अगर कोई कमजोर बच्चा मिल जाता था जन्म के दौरान तो उसे आप जान सकते हैं कि टैगिटास नामक पहाड़ी पे उसे क्या कर दिया था? पटक करके उसकी हत्या कर दी जाती थी कि इस देश में कमजोर बच्चा होगा तो देश कमजोर होगा, इसलिए केवल मजबूत बच्चों को ही वो जीने का हक देते थे। तो बात करते हैं किस युग को शास्त्रीय युग क्लासिकल एज भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका स्पार्टा काल। इससे कुछ रिलेटेड बातों को देख लेते हैं। स्पार्टा यूरोटास नदी के किनारे पर स्थित है। स्पार्टा के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को यगाग कहा जाता है, यगाग कहा जाता था, और क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के संचालक को पेडोनोमस कहा जाता था। ये हमने बहुत मेहनत करके बनाया है, और ह्यूमन एरर कहीं अगर लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं बात बताऊं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं भी बहुत अध्ययन करता हूं, फिर अपने हिसाब से सेट करता हूं। अगर कहीं आपको ह्यूमन एरर लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है, कहीं कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। स्पार्टा काल में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है? जिम्नास्टिक युक्त नृत्य जो विवासिस, और धार्मिक नृत्य जो हरेमस, और सैनिक नृत्य जो पापीहिक, ये खेल नृत्य जो प्लेटिनिटस्टाट है, ये है आपका गलत। इसलिए ऑप्शन इस प्रश्न के हिसाब से डी सही उत्तर है। तो क्या होता है स्पार्टा में खेल के मैदान को, किसको? खेल के मैदान को प्लेटनिस्टास कहा जाता है। खेल के नृत्य नहीं, खेल के मैदान को कहा जाता है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे सारे एक साथ बताने के प्रयास में देखिए, गेस्टिकुलेशन संबंधित है, गेस्टिकुलेशन संबंधित है किससे? तो पूर्व एथेंस काल से संबंधित है, ये पूर्व एथेंस से काल से संबंधित है। ये होता क्या है गेस्टिकुलेशन? इस काल में नृत्य की तैयारी करने के लिए एक विशेष प्रकार की जिम्नास्टिक का अभ्यास कराया जाता था, जिसे गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। और गेंद का प्रयोग कर शारीरिक शिक्षा देने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? स्फेरिटिस्ट कहा जाता था। तो इस तरह से हमने व्याख्या के साथ कई प्रश्नों को जोड़ने का प्रयास करता हूं कि पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला को क्या कहा जाता था? जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पेलेस्ट्रा कहा जाता है, लेकिन एक बार हमने मानस पटल से गुजारना सोचा। व्यायामशाला को पेलेस्ट्रा कहा जाता था, जिसमें कुश्ती, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण दिया जाता था। पेलेस्ट्रा के शारीरिक शिक्षक को पेट्रोड्राइव कहा जाता था। संगीत के विद्यालय को जो डिडास
कोलियस कहा जाता था, और कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पैनक्रेशन कहा जाता था। तो इस तरह से हम एक प्रश्न के साथ 4-5 प्रश्न व्याख्या के साथ दे करके ज्यादा से ज्यादा आपको हम ऐड करना चाहते हैं। इरविन एम्फीथिएटर किस देश में स्थित है? देखो, अगर आप नहीं अध्ययन किए रहेंगे तो आप फंसेंगे। इरविन एम्फीथिएटर मतलब किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन वो है भारत। भारत। ये राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली का नाम इरविन एम्फीथिएटर रखा गया। इसका निर्माण रोम के राजा वेसापेसियन ने 70 ईस्वी में शुरू किया था तथा अगले शासक जो टाइटस ने 80 ईस्वी में इसे पूर्ण किया। तो ये भारत का ये। आगे चलते हैं कि शारीरिक शिक्षा में सुंदर शरीर, ब्यूटीफुल बॉडी किस वाद का सूचक है? अब पूछता था किसने, लेकिन किस वाद का सूचक हमने बता दिया, आदर्शवाद का सूचक है। ऑप्शन सी सही है, आदर्शवाद का सूचक है। यहां पे बात करते हैं आदर्शवाद प्लेटो, और व्यवहारवाद प्रयोजनवाद जॉन ड्यूई, और यथार्थवाद अरस्तु, और प्रकृतिवाद रूसो, और मानवतावाद जो इरास्मस, यानी इसके जनक हैं, इसके विचारक हैं। अगर कहीं पूछता है इसमें से ऑप्शन दे दिया तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, यही हमने सब एक जगह कर दिया। रोम की लैडर सिस्टम शिक्षा पद्धति में स्कूल ऑफ द रेटर का स्थान किस स्तर पर था? देखिएगा, यहां पे हमने थोड़ा घुमाया है कि स्कूल ऑफ द रेटर का स्थान किस स्तर पे था। तो यह ऑप्शन सी सही है, हायर सेकेंडरी स्तर पर, हायर सेकेंडरी। और रोम में स्कूल ऑफ द जो लेटरल प्राइमरी स्तर पे था, प्राइमरी स्तर पे था। नेक्स्ट, रोम में स्कूल ऑफ द जो ग्रामेटिक्स किस स्तर पर शामिल किया गया था? तो ये ऑप्शन बी सही है, सेकेंडरी स्तर पे। ये तीनों को हमने बताया, तीनों बताए हैं। जो एक भी पूछेगा तो थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन होगा। तो रोम की लैडर सिस्टम पद्धति में स्कूल ऑफ द जो है ग्रामेटिक्स को सेकेंडरी स्तर में रखा गया था, जहां व्याकरण, साहित्य, कविता, इतिहास तथा भाषा की शिक्षा दी जाती थी। आइए आगे चलते हैं। हम जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? पिछले वीडियो में भी हमने इसका प्रश्न डाला था। तो 1932 में। आपको लगेगा कि 1930 में इसकी स्थापना हुई, 32 में। यहाँ आपकी व्यवहारिकता को मैंने यहाँ रखा है, ये 1932 में इसका स्थापना। पहले ही खेल हो गया, भले ही खेल पहले हो गया, लेकिन इसकी जो गठन हुआ 1932 में हुआ, क्योंकि इसके पहले भी किसी नाम से गेम होता था। स्पोर्ट साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो कोलमैन रॉबर्ट्स ग्रिफिथ को स्पोर्ट साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। और खेल मनोविज्ञान का जनक कोलमैन रॉबर्ट्स ग्रिफिथ को माना जाता है। उन्हें अमेरिका खेल मनोवैज्ञानिक का पिता भी कहा जाता है। खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड हमारा एक वीडियो है, उसको देखें, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज किस नियम का भाग है? तो ये ऑप्शन सी सही है, अभ्यास का नियम है, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। और तीनों नियमों को थॉर्नडाइक ने दिया था, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये तीनों नियमों को कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और बहुरूपी अनुक्रिया या विकास प्रक्रिया का नियम, तत्परता और अभिवृद्धि का नियम, सहचारी स्थान परिवर्तन, सब ये रिलेटेड है थॉर्नडाइक से, सब रिलेटेड है थॉर्नडाइक से। यहां पे बात करें शारीरिक शिक्षा में सुंदर शरीर किसका सूचक है? तो डबल हो गया है, आदर्शवाद का हमने अभी बताया था, और प्रतिपादन प्लेटो ने किया था। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत भूख क्या है? भूख क्या है? तो यह एक अभिप्रेरक है, मोटिव है। और पिंजरा लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, प्रयास उल्टे सीधे पंजे मारकर प्रयत्न करना, लक्ष्य पिंजरे से बाहर निकलकर मछली खाना। पूछता है इसमें, तो भूख क्या है? तो अभिप्रेरक है, भूख अभिप्रेरक है। आगे इसमें साइकोलॉजी कुछ। जीव क्रीड़ा एवं मानव क्रीड़ा पुस्तक के लेखक कौन है?
तो कार्ल क्रूज हैं। जीव क्रीड़ा एवं मानव क्रीड़ा के लेखक कौन से हैं? कार्ल क्रूज हैं। जो एथलेटिक्स टाइप सुडौल काव्य में किस मानसिक रोग की प्रवृत्ति अधिक होती है? एथलेटिक्स टाइप के जो लोग होते हैं उसमें किस प्रकार की मानसिक रोग होती है? तो ऑप्शन सी सही है, एपिलेप्सिया। एपिलेप्सिया, एपिलेप्सिया मिर्गी वाला जो बीमारी। एथलेटिक्स टाइप्स के लोग एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसी प्रवृत्ति अधिक देखी जाती। पूछता है रोग तो वहां पे हम फंस जाएंगे, इसलिए हमने इससे पहले स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सारे क्वेश्चन है, इसमें ने आपके मानस पटल पे गुजारने का प्रयास किया है। पीसी पेनाल्टी कॉर्नर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो स्वाभाविक है कि हॉकी से संबंधित है। ये चीजें हैं, इसका डिटेल है, डी एरिया की बात है। तो जो फिलेंथ्रोपियन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी सही है, जॉन बेस्टो के द्वारा किया गया था 1774 में। जो शेरशाह नामक का स्थान पर प्राकृतिक पाठशाला बेसाह नामक स्थान पे एक खोली जिसका नाम फिलोथ्रेमिक था। और जॉन साइमन जो फिलेंथ्रोपियन के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे, यानी फिलेंथ्रोपियन के प्रथम शारीरिक शिक्षक कौन थे? तो जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। जिम्नास्टिक फॉर द यंग तथा गेम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसमें? गटमट्स हैं, ये है गटमट्स हैं। ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेडरिक लुडविग जॉन द्वारा प्रारंभ किया गया व्यायाम आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जिम्नास्टिक किनके द्वारा? फ्रेडरिक लुडविग जॉन के द्वारा। तो यह टर्नेन आंदोलन, टर्नेन आंदोलन, टर्नेन आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं, तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन के अनुयायियों का किस नाम से जाना जाता है? इनके अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? तो वही चीज है कि टर्नर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है, इनके अनुयायियों को टर्नर के नाम से जाना जाता है। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने आयताकार क्षेत्र का प्रयोग कर जिस व्यायाम क्षेत्र का निर्माण किया उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, टर्न प्लाज कहा जाता है। टर्न प्लाज किया जाता है। क्योंकि मैं सोचा हूं कि स्पोर्ट हिस्ट्री से कहीं से भी आपको क्वेश्चन आए तो आप एक बार अध्ययन किए रहेंगे तो आप फंसने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से इसका अध्ययन करें। लंबा है, 75 पेज का है, तो आप इसको थोड़ा सा पूरा देखिए और एक लाइक दे दीजिए अगर अच्छा लग रहा वीडियो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। एडोल्फ स्पीस को जर्मनी में किस रूप में जाना जाता है? एडोल्फ स्पीस को तो आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह, यानी जर्मनी में जो एडोल्फ स्पाइस थे उनको आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। कहां पे? जर्मनी में। भारत की बात नहीं कर रहे, जर्मनी की बात कर रहे हैं। एडोल्फ स्पाइस ने जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को किस स्तर पर संगठित किया? तो ये है विद्यालय स्तर पे आपने संगठित किया था। एडोल्फ स्पाइस जिम्नास्टिक प्रणाली मुक्त व्यायाम फ्री एक्सरसाइज पर आधारित है। इनका जो जिम्नास्टिक है वो मुक्त व्यायाम फ्री एक्सरसाइज पे आधारित है। नेक्स्ट, नाजी काल की शारीरिक शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? नाजी काल, वही हिटलर वाली बात की बात में चल रहा हूं। तो फांसीवाद विचारधारा, फांसीवाद विचारधारा, ऑप्शन सी सही है, फांसीवाद विचारधारा। नेक्स्ट चलते हैं, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है स्वीडन में? तो पर हेनरिक लिंग को। स्वीडन की शारीरिक शिक्षा प्रणाली को स्वीडिश जिम्नास्टिक नाम से जाना जाता है। पर हेनरिक लिंग को यहाँ के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, पर हेनरिक लिंग ने किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन सी सही है, रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना आपने की थी। यानी स्वीडिश जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा गया है। और पर हेनरिक लिंग के पुत्र है जल्मर लिंग, जल्मर लिंग इनके पुत्र हैं।
स्वीडिश जिम्नास्टिक में सुधारात्मक व्यायाम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही है, चिकित्सीय जिम्नास्टिक से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। निल्स बुक, देखिएगा, निल्स बुक किस प्रकार की जिम्नास्टिक के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रीमिटिव जिम्नास्टिक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। समय को देखते हुए हमने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम साई कहते हैं, की स्थापना कब की गई? सब लोग जानते हैं 1984 में की गई। और साई भारत के युवा मामले खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में साई के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन 23 फरवरी 2004 को किया था, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं। श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई थी? ये भी सारे लोगों को ये पता है, क्योंकि बड़ा इजी प्रश्न है। 1914 में, लेकिन एक बार मानस पटल से गुजरना जरूरी है। YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1844 में की गई थी। यहाँ पे YMCA की स्थापना 6 को जॉन विलियम्स द्वारा लंदन इंग्लैंड में की गई थी। और IMCA का जो लक्ष्य था, बॉडी माइंड एंड स्प्रिंट, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, भारत में भी हुआ, बात करते हैं भी आगे, परेशान मत होइए। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन भारत में कब स्थापित किया गया था? सभी लोग जानते हैं 1920 में किया गया था। और कहां पे किया गया था? चेन्नई में स्थापित किया गया था। YMCA 1920 चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लो, कब किया गया तो समझ में आ रहा है, अब किसके द्वारा की गई थी? तो हैरी क्रोबक के द्वारा की गई थी। और आपको भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। हैरी क्रोबक को भारतीय शिक्षा का पितामह कहा जाता है। ये हमने प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा, बड़ा कठिन है, हमने बड़ा सेट किया, अब इसमें टाइम लग गया है। और 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश की स्थापना किसके निर्देशन अधीन की गई तथा यह महाविद्यालय किस विद्यालय से संबंधित था? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन सी आपका सही है। यह महाविद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, यूथ जो अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय के निर्देशन में स्थापित हुआ। और पहले विक्रम विश्वविद्यालय, यहाँ देखिएगा, मेन चीज बताने का ऑप्शन ये था, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध था। ये जो रानी लक्ष्मी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में 1957 में इसकी स्थापना की, किससे रिलेटेड था? तो उज्जैन, यानी हम कह सकते विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रिलेटेड था, संबद्ध था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा LNIP, जिसको हम कहते हैं ग्वालियर, पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का दर्जा उसे कब दिया गया? तो 2009 में पूर्ण रूप से उस विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1957 में इसकी स्थापना होती है। 1995 में डीम्ड यूनिवर्सिटी की उपाधि मिलती है। और 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पूर्ण विश्वविद्यालय का इन्हें दर्जा मिल गया। थोड़ा सा लक्ष्मीबाई से रिलेटेड आपको यहाँ पे काफी प्रश्न हमने बताया। राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की स्थापना 1961 में की तो गई थी, सब जानते हैं। किसके सुझाव पे की गई थी? यह तदर्थ जांच समिति एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के सुझाव पे की गई थी। इसलिए ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है। ये चीजें की गई थी 61 में, कोई दिक्कत नहीं है। और यह जांच सुधार के लिए गठित 1958 में तदर्थ जांच समिति की सिफारिश के आधार पे, यानी इन्होंने रिपोर्ट दिया सरकार को कि इस तरह की स्थापना होनी चाहिए। 1958 में ये अपनी मतलब सिफारिश किया था और उसी आधार पे NIS की स्थापना की गई थी 1961 में। बात करते हैं आगे। राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS का नाम बदलकर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कब किया गया था? NIS का नाम, तो ऑप्शन सी सही है, सभी लोग जानते होंगे। 1973 में सही उत्तर है आपका 1973। बात करते हैं नेक्स्ट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में
कला संकाय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा कोर्स किस वर्ष शुरू किया गया था? स्वाभाविक है 1965 में शुरू किया गया था। 73-74 में डॉक्टर जोसेफ तथा चोपड़ा समिति द्वारा बीपीएड की भी शुरुआत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू किया गया 73-74 में। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में। 1969 में हुआ था राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस। युवा एवं खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ जो अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अधीन ये आता है एनएसएस। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का गठन कब हुआ था? स्वाभाविक जानते हैं सब लोग 1927 में जानते हैं, और जो संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा जी थे। चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का गठन किसके मार्गदर्शन और प्रयासों से हुआ? तो यहां पे सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी न्योहरन के सुझाव पर किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ किस संगठन के अधीन काम करता है? भारतीय ओलंपिक, तो ऑप्शन बी सही है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अधीन काम करता है। अगर एक बार और मैं कहूंगा, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स, शेयर भी कर सकते हैं। मुझे पता है शेयर कम होता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो किसी को शेयर और नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये मेरे ही तक वीडियो रह जाए, बाकी अगर जाएंगे, बाकी के पास जाएगा तो मेरा कंप्यूटर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, होना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में जब तैयारी करते थे तो पता चल जाता था कोई आ रहा है मिलने, तो सारे नोट्स वगैरह पाद करके चौकी के नीचे कहीं इधर उधर छुपा दिया जाता था। खराब जो था उसी को बाहर रखा जाता था, ताकि वो मेरी जो टारगेट है वो टारगेट को न जान पाए, हमारी तैयारी को न समझ पाए, ताकि उसे न लगे। तो बात करते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहले सचिव कौन थे? सब ये है जो है डॉक्टर एजे न्योहरन जी थे पहले सचिव। नेक्स्ट, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया था? तो 1960 में श्री एम के कौल और एम सी कपूर जो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सदस्य, इन्हीं के नाम से ही कौल कपूर कमेटी बनाई गई। 1961 में भारत सरकार ने अपना रिपोर्ट सौंपी। तो ये आपका है। नेक्स्ट चलते हैं, बस नॉट मी बट यू या नॉट फॉर मी बट फॉर यू, माने दोनों तरफ से पूछ सकता है। कैसे पूछता है वो उसके ऊपर है। मुझको नहीं आपको किसका मोटो है? मुझको नहीं आपको, ये किसका मोटो है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का मोटो है। आइए और बात करते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का चिन्ह कहां से लिया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ चक्र से एनएसएस का लिया गया था। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर जो ब्लैक पगोडा से लिया गया था, ब्लैक पगोडा से लिया गया था। नेक्स्ट, एनसीसी की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में और कब हुई थी? एनसीसी की अवधारणा जर्मनी में हुई थी या 1666 में, कुछ 1908, 1948, 1666 ही होगा। ऑप्शन सी सही है। 1666 जर्मनी कैडेट प्रशिक्षण की अवधारणा, 1908 इंग्लैंड में और 1948 भारत एनसीसी। बात करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, एनसीसी का सर्वोच्च पद हेड कौन होता है? तो महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे हम डीजी के भी नाम से जानते हैं। एनसीसी कैडेट को न्यूनतम जो आयु होती है 13 वर्ष की होती है, और इसमें 3 सर्टिफिकेट होता है, ए और बी और सी। जो सी जो होता है वो हायर एजुकेशन में डिग्री कॉलेज स्तर पे ये होता है। एनसीसी का ध्वज 1954 में लाल, नीला और पीला, यानी जो ध्वज होता है उसका लाल और नीला पीला होता है। 1954 में इसे अपनाया गया था। एनसीसी का आदर्श वाक्य मोटो क्या है?
मोटो क्या है इसका? तो इसका है आपका एकता और अनुशासन। ऑप्शन सी सही है, एकता और अनुशासन। देखिए यहाँ पे मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, जिसे 1957 में अपनाया तो गया था, लेकिन 1980 में अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि हो सकता है पूछते हैं ना, पूछे बात अलग है, लेकिन एक बार देख लिए। नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS की स्थापना कब की गई थी? तो 19 नवंबर 1972 को की गई थी, और NYKS की स्थापना 72 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर की गई थी। और ग्रामीण युवाओं को व्यक्तित्व और नेतृत्व के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 1972 में की गई थी। आइए, नेहरू युवा केंद्र संगठन मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए कार्य करता है? बहुत इजी है, लेकिन पूछता तो हम फंस जाते हैं। 13 से 35 वर्ष, 13 से 35 वर्ष के लिए काम करता, इसलिए थोड़ा सा हमने दिया है। NCERT, जो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। ऑप्शन बी सही है, 1961 में। और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ये संस्था विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम, पुस्तकें और शैक्षिक अनुसंधान का कार्य करती है, NCERT। बात करते हैं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, AIU की स्थापना के अंतर्गत विश्वविद्यालय बोर्ड, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के रूप में कब की गई थी? तो ऑप्शन बी है 1925, 1925 में की गई थी। प्रश्न को देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। राष्ट्रीय अध्यापक NCERT की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय अध्यापक NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1995 में, लेकिन NCTE एक्ट 1993 के अंतर्गत किया गया था, और 1995 में वैधानिक संस्था का दर्जा आपको प्राप्त हो गया। NCTE, जिसको नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन कहा जाता है। भारत स्काउट गाइड का आदर्श वाक्य, जिसको मोटो, स्काउट भारत BSG का मोटो क्या है? तो यहां पे हम देखेंगे सदैव तैयार। ऑप्शन सी सही है, सदैव तैयार। फिर इसमें मिस हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे, बता दे रहे हैं। और स्काउट आंदोलन की शुरुआत 1907 इंग्लैंड लॉर्ड बेडन पॉवेल द्वारा की गई थी। और स्काउट गाइड रोवर और रेंजर की जो आयु होती है 18 से 25 वर्ष होती है। रोवर और रेंजर की गिर गया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत 1909 में, भारत में 1909 में स्काउटिंग की शुरुआत हुई थी। और महिला की जो बात हुई तो 1911 में, और 1950 में भारत और स्काउट गाइड्स, यानी हम कह सकते हैं BSG का मतलब विलय हो गया, BSG हम कह सकते हैं। तो भारत स्काउट गाइड की जब बात आती है तो 1950, और भारत में स्काउटिंग 1909, विश्व में स्काउटिंग 1907। तो जिस तरह से क्या पूछता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है उस पर, क्योंकि भाई लगेगा नहीं गलत है। जैसे हमने BSG की स्थापना 1950 लिखी है, BSG मतलब भारत स्काउट गाइड, और केवल स्काउट की स्थापना बात करते हैं। भारत में स्काउट की शुरुआत 1907 में, 1909 में। यहाँ पे BSG मोटो सदैव तैयार, मुख्यालय नई दिल्ली, संस्थापक विश्व लॉर्ड पॉर्डन पवेल है। भारत स्काउट गाइड्स का ध्वज नीले रंग का होता है, जो सत्य और निष्ठा का प्रतीक है। BSG में बुलबुल, कप, स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर, कुल मिलाकर 6 से 25 वर्ष तक के युवा शामिल होते हैं इसमें, 6 से 25 वर्ष तक। और भारत स्काउट गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में, आप जानते ही हैं, हमने बताया है। अब बात करते हैं, एक दो प्रश्न और है। आंत, पेट, मूत्राशय रक्तवाहिकाओं में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? आ गया प्रश्न। और रेखित मांसपेशियां पाई जाती हैं। आंतरिक अंगों की चिकनी और रेखित होती है, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए अनैच्छिक होती है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं मिलूंगा, और मैं देखता हूं कौन से पैटर्न आपके लिए अच्छा होगा,
और कुछ तैयारियां हो गई हैं और जल्द ही 2 से 4 दिन में आ जाएंगे। तो बने रहिए और वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।